गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास हम लोगों ने लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। मैं 2 मिनट में आपको आपका पुराना जो टॉपिक है वो रिवाइज करा देता हूँ, देन हम आज के न्यू टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन का मैंने आपको मतलब बताया था कि कोई भी जो केमिकल चेंज होता है, फॉर सपोज नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बना रहा है, कोई एसिड है वो किसी बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो ये जितने भी केमिकल चेंज हैं, यहाँ हमारे घरों में दूध जो होता है उससे दही बनने की जो प्रोसेस होती है, कोई भी केमिकल चेंज जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होता है, उसके लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिस प्रोसेस को फॉलो करके कोई केमिकल चेंज होता है, उस प्रोसेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो पुराना सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करके एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे केमिकल चेंजेस के या केमिकल रिएक्शन के, कि इसमें जो है पुराना सब्सटेंस जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ हो जाती हैं और नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टीज़। और जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं, और जो सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे। देन इसके बाद हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जब हम हमारी केमिकल रिएक्शन को, मतलब कि केमिकल रिएक्शन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है किसी केमिकल चेंज में, उसमें जो सब्सटेंस यूज़ हुआ है उसका नाम ना लिख करके उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे सोडियम का रिप्रेजेंटेशन है Na, अमोनिया का रिप्रेजेंटेशन है NH3। तो केमिकल चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुई है उसमें हम जो हमारे सब्सटेंस यूज़ हुए हैं उनका नाम ना लिख के अगर उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें जो एक इक्वेशन मिलती है उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें रिएक्ट करने वाले सब्सटेंस को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसे राइट हैंड साइड में लिखते हैं और इन दोनों के बीच में एरो का साइन लगाते हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं तो उन दोनों सब्सटेंस के बीच में प्लस का साइन लगाया जाता है, और इसी तरह से अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो उन सब के बीच में हम क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि हम हमारी केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, मतलब कि हम कैसे किसी केमिकल इक्वेशन में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि रिएक्शन होते समय जो हमारा रिएक्टेंट था वो किस स्टेट में था, सॉलिड था, लिक्विड था कि गैस था, टेम्परेचर क्या था रिएक्शन का, जब रिएक्शन होगी तो ये किस तरह की रिएक्शन होगी, इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी या फिर इसमें एनर्जी यूज़ होगी। अगर बाहर निकलेगी तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर यूज़ होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये सारी कंडीशंस जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बना दिया। तो ये हमारे कुछ लास्ट टॉपिक थे। देन इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्वेशन के 2 टाइप्स। जो हमारी केमिकल इक्वेशंस होती हैं बेसिकली 2 तरह की होती हैं। सबसे पहली आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है मैंने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और दूसरा टाइप होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाम से आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो अगर वो बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। यहाँ पर आपने एक लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है वो ये कहता है कि रिएक्शन से पहले, यानी कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं उसका मास चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो रिएक्टेंट्स थे हमारे, इनका जो मास होगा और जो प्रोडक्ट का मास होगा वो टोटल मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के होते समय वहाँ पर मास का कोई लॉस नहीं होता। तो अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं उनके जो नंबर्स होते हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, वो क्या होंगे, अनबैलेंस होंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर लिखूँ रिएक्शन Mg + O2 गिव्स MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 एटम है। राइट हैंड साइड पर मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 एटम है।
राइट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, तो ये भी 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम्स। तो क्या ये बैलेंस है, नहीं। तो इससे ये पता चला कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है ये कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो आपको सबसे पहले तो यही चेक करना होगा कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है उसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ एटम्स आपको देखने होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ये पूरा एक मॉलिक्यूल है और इसमें कितने एटम यूज़ हो रहे हैं, इसमें 2 एटम यूज़ हो रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। यहीं पर कुछ पॉइंट्स मैं बच्चों के क्लियर करता चलूँ। जैसे कभी भी लिखा हो OH का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब होता है कि अंदर जो 2 एटम्स लिखे हुए हैं ये सब कितने बार यूज़ करे गए हैं, 2 बार। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने माने जाएंगे, 2 माने जाएंगे, हाइड्रोजन कितने माने जाएंगे, 2 माने जाएंगे। ये सब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम 7th 8th 9th जैसे से क्लास प्रोसीड होती है तो हमें बताई जाती है। स्टिल अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पर इस चीज़ को समझ लेंगे। इसी तरह से फॉर सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है, मैं इसके आगे क्या लगा दूँ, 2 लगा दूँ। कहीं पर किसी रिएक्शन में अगर ये लिखा हुआ है इस तरह से नंबर, तो इस नंबर का मतलब होता है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है उसमें जितने एटम्स आ रहे हैं उन सब में आपको 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इतनी चीज़ समझ में आई। तो अब चलते हैं फिर से हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैंने कहा कि जब किसी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल ना हो तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन कहा जाता है। जब कभी भी आपको वर्ड इक्वेशन दी होती है या सेंटेंस दिया होता है किसी केमिकल रिएक्शन का कि और आपसे कहा जाता है कि आप केमिकल इक्वेशन बनाइए, तो आप क्या करते हैं, आप सिर्फ उस सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है आप वो लिखते हैं और अपनी केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं। जैसे इस रिएक्शन में भी कहा गया होगा कि व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न और मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो हमने केमिकल इक्वेशन क्या लिखी होगी, हमने लिखी होगी कि जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हमने ये केमिकल इक्वेशन जब लिखी तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट इज़ बैलेंस्ड, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बैलेंस होगी, हो सकता है कि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो अगर आप चेक करें और दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एटम, जितने भी एलिमेंट आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर इक्वल नहीं है दोनों साइड, तो आप समझ जाएंगे ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसके बाद सेकेंड टाइप आता है हमारी केमिकल इक्वेशन का। तो सेकेंड टाइप क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन या इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो आप वहाँ पर उसकी क्या करेंगे, आप करेंगे बैलेंसिंग, जो आपको अभी सिखाया जाएगा। और बैलेंसिंग के बाद जो आपको केमिकल इक्वेशन मिलेगी वो कहलाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं, तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। रिएक्शन है कि व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक जो एक मेटल है तो यहाँ पर जिंक लिख लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये होता है H2SO4। तो व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट, तो जिंक और सल्फेट फॉर्मूला बन गया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये हमसे कहा गया था एक इक्वेशन में कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो वहाँ पर जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो उसके लिए हमने वर्ड इक्वेशन से निकाल करके हमारी केमिकल इक्वेशन लिख ली। जिंक का जो सिंबल है वो Zn है, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 और हाइड्रोजन का H2। तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है या फिर नहीं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर Zn के कितने नंबर एटम्स हैं, ये LHS लिख लिया मैंने, यहाँ पर RHS लिख लिया। तो Zn के कितने एटम है, 1। RHS में बताइए कितने एटम है, 1 है। चलिए यहाँ पर H2SO4 लिखा है तो हम पूरा मॉलिक्यूल नहीं चेक करते हैं, हमने कहा आपको
पर्टिकुलर एटम को चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला एटम जो दिख रहा है वो है हाइड्रोजन। तो बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 जो है सिर्फ हाइड्रोजन में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2 एटम्स हो गए। इधर चेक करते हैं हाइड्रोजन कहाँ पर है, ये रहा हाइड्रोजन, कितने हैं? 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितने हैं? 2 एटम्स। तो देखिए Zn बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब चलते हैं सल्फर की तरफ। बताइए सल्फर यहाँ पर कितना है? तो सल्फर के अगल बगल या यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल के आगे कोई नंबर नहीं है, तो सल्फर कितना है? सिंगल है, तो सल्फर का 1 एटम हो गया। सेम यहाँ पर सल्फर देखिए, कोई नंबर लिखा है सल्फर के आगे? इधर नहीं लिखा है। मॉलिक्यूल के आगे कोई नंबर लिखा है? नहीं लिखा है, तो सल्फर का यहाँ पर भी कितना एटम है? 1 एटम। ये भी क्या है? बैलेंस्ड है। अब चलते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? कितने एटम हो जाएंगे? 4 एटम हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के आगे कितने एटम लिखे हुए हैं? 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए? 4 एटम। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों तरफ जो एटम्स यूज़ हुए हैं, दैट इज़ Zn, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या हैं? बैलेंस्ड हैं। तो इस तरह की जो केमिकल इक्वेशन होती है इन्हें हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया होगा अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स मैं क्लियर करता हुआ चलता हूँ। जब हम एटम्स को काउंट करते हैं, जैसे मैंने पहला आपको जो पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है OH का होल ट्वाइस, तो इसका मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि जो 2 है वो दोनों एटम्स के साथ पर लगा हुआ है। क्लियर है? इसी तरह से कभी अगर ये लिखा हो MgOH का होल ट्वाइस और यहाँ पर पूरे के आगे क्या लिखा हो? 2, तो इसका मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक मॉलिक्यूल है पूरा, ये कितनी बार यूज़ हुआ है? ये 2 टाइम्स यूज़ हुआ है, यानी कि ये जो 2 है ये सबके साथ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करेंगे? देखिएगा, मैग्नीशियम कि कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2 एटम्स हैं। फिर इसके बाद ऑक्सीजन। बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं ऑक्सीजन एटम को लेकर के, और ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर OH के साथ लिखा हुआ है, तो OH के बाहर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के कितने होंगे? यहाँ पर 2 एटम्स होंगे। लेकिन पूरे मॉलिक्यूल के बाहर भी क्या लिखा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के जो टोटल एटम्स हैं वो हो जाएंगे 4। क्यों 4 हो जाएंगे? क्योंकि 2 कहाँ लगा हुआ है? 2 पूरे मॉलिक्यूल के बाहर भी लगा हुआ है, और 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के टोटल हो गए 4 एटम्स। देखिए 2 एटम्स तो यहाँ से और 2 तो 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से हाइड्रोजन के कितने एटम हो जाएंगे? तो ब्रैकेट के अंदर लिखने की वजह से हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, और पूरे मॉलिक्यूल के बाहर भी कितने ही एटम यूज़ हो रहे हैं? 2 एटम यूज़ हो रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4। तो बस ये आपको ध्यान देना है काउंट करते समय एटम्स को। अगर ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो काउंटिंग कभी आप गड़बड़ नहीं करेंगे काउंटिंग में। और हाँ, जैसे कभी लिखा हो कार्बोनेट, जैसे CO3 लिखा हुआ है या CO2 लिखा हुआ है, तो बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चे सोचते हैं जो 2 है ये सबके साथ है। नहीं, ये 2 पूरे के साथ तब होगा जब ये किस में लिखे होते हैं? ब्रैकेट में। लेकिन अभी जो 2 है वो सिर्फ ऑक्सीजन के पास लगा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ही केवल कितने एटम्स हैं? 2 हैं, कार्बन का 1 एटम है। तो ये आपको काउंटिंग के समय ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 एटम्स हैं, कार्बन के कितने हैं? 1 एटम है। तो ये आप काउंटिंग के समय ध्यान रखेंगे कि जब सब यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे जब नंबर लिखा होता है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एटम पर होता है जब तक पूरा मॉलिक्यूल ब्रैकेट के अंदर ना हो। लेकिन अगर कोई नंबर आगे की तरफ लिखा हुआ है तो फिर वो पूरे मॉलिक्यूल के साथ होता है। ये शायद आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई गई होंगी, अगर नहीं बताई गई हैं तो यहाँ से आप इसे सीख लीजिए। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या थी ये हमने पढ़ा, और साथ में एटम्स को काउंट करना सीखा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी केमिस्ट्री का। अगर आपको इक्वेशंस बैलेंस करना नहीं आता होगा तो फिर आप रिएक्शन सही नहीं लिख पाएंगे। हमेशा आप अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख करके आएंगे और वो गलत हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि बैलेंसिंग आपको कैसे करनी है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, H2 + Cl2 गिव्स HCl। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम है, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम है? 1 एटम है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एटम्स को या पूरे मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स हैं वो हमेशा पूरे मॉलिक्यूल के बाहर लगाए जाते हैं। कभी कोई ये नहीं करेगा कि यहाँ पर H2 लिखा हुआ है तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगा दें, तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? रीज़न उसका ये है कि H2 और Cl2 से रिएक्शन करके बन क्या रहा है? HCl बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्मूला HCl होता है। और अगर आपने गलती से यहाँ पर 2 लगा दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वो H2Cl बन जाएगा, तो आपका मॉलिक्यूल ही बदल जाएगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए कभी भी नंबर को यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में नहीं बढ़ाएंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन का यहाँ पर 1 एटम है। अगर हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरे HCl के बाहर क्या लगा देंगे? 2। इसे मैं यहाँ पर साफ लिख देता हूँ फिर से। ये HCl था हमारा, हाइड्रोजन का 1 एटम था। बैलेंस करने के लिए मैंने कहा किसी भी एटम को अगर बैलेंस करना है तो जो नंबर है वो पूरे मॉलिक्यूल के बाहर लगाया जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन को अगर डबल करना है तो पूरा HCl क्या होगा? डबल होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है? 2 एटम है। क्लोरीन, LHS में क्लोरीन कितने हैं? 2 लिखा हुआ है, तो Cl2, 2 क्लोरीन एटम है। और यहाँ पर क्लोरीन के कितने एटम है? देखिए 2 लगा है, बाहर लगा दिया हमने, तो अब क्लोरीन के कितने एटम हो गए? 2 एटम्स हो गए। बैलेंस करने का तरीका क्या था? यहाँ पर हमने लिखा LHS, यहाँ लिखा हमने RHS, यहाँ पर हमारे जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, क्लोरीन इन्वॉल्व है। LHS में कितने थे? 2 थे। RHS में कितना था? 1 था। क्लोरीन यहाँ पर कितने थे? 2 थे। यहाँ कितना था? 1 था। तो हमने क्या किया, इस पूरे मॉलिक्यूल के आगे HCl के आगे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। तो यहाँ पर इंटू 2 हो गया और यहाँ पर भी इंटू 2 हो गया। तो ये बैलेंस होकर के कितने हो गए? 2 2 हो गया दोनों तरफ बैलेंस। ये तो बहुत छोटी सी इक्वेशन थी, जल्दी बैलेंस हो गई। अब एक और थोड़ी सी टफ इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। आ जाइए, देखिए ये लिखा हुआ है Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। मतलब सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। यह आपको वर्ड इक्वेशन या सेंटेंस कैसे दिया होगा? व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। कि जब सोडियम हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अब हम इसे बैलेंस करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर LHS में क्या लिखा? सोडियम एटम कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। RHS में सोडियम एटम कितने हैं? 1 है। हाइड्रोजन बताइए, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? तो एक मॉलिक्यूल में नहीं, आपको RHS में टोटल हाइड्रोजन एटम्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे? टोटल 3 हो गए। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1 एटम है। क्लियर है? अब हमें बैलेंस करना है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सोडियम और ऑक्सीजन तो दोनों तरफ पहले से ही बैलेंस है। क्या अनबैलेंस है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, तो दोनों तरफ अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते भी हैं तो बैलेंसिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2 और 3 जो हैं ये दोनों ही एक दूसरे के मल्टीपल तो है नहीं। इस कंडीशन में हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर दोनों तरफ किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना होगा कि दोनों तरफ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई तो बैलेंसिंग में आपकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 मतलब मेथड नंबर 1, हम क्या करें? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो हम इस H2 में बाहर अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर दें? इस हाइड्रोजन में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर बाहर जो लिखा होता है उसका मल्टीप्लाई पूरे में होता है, तो आप 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने एटम बचेंगे? 1 एटम बचेगा, और 1 एटम यहाँ पर है तो हाइड्रोजन के यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 2 एटम हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 2 एटम। तो एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो सकती है? Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस
हाफ H2। कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक एटम था और यहाँ पर 2 एटम थे, तो टोटल 3 हो रहे थे, जबकि इधर 2 ही एटम थे। तो हम इधर भी 2 एटम कैसे बना सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन में 1/2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाइड्रोजन का एक एटम बचा, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ध्यान से देखिए कि अब रिएक्शन इक्वेशन में ये 2 आ गया, 1/2 आ गया, हमें इसको हटाना है, तो हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम कितने हो जाएंगे, देखिएगा ध्यान से, 2Na हो जाएगा। H2O कितने हो जाएंगे, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो H2O कितने हो जाएंगे, 2H2O हो जाएगा। NaOH में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2NaOH हो जाएगा। और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कट गया और यहाँ पर सिर्फ कितना बचा, H2 बचा। तो 2 इक्वेशन इसकी हो सकती हैं बैलेंस फॉर्म। पहली क्या हो सकती है, Na + H2O गिव्स NaOH + ½ H2। अब दोनों तरफ बैलेंस करके देख लीजिए, सोडियम पहले से ही बैलेंस थे, ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस थे, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 थे, तो यहाँ पर एक एटम और 2 से इसको 1/2 से जब मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ 1 एटम बचा, तो हाइड्रोजन के अभी कितने हो गए, RHS में 2 एटम हो गए। सेकेंड वाली रिएक्शन को बैलेंस करके देख लीजिए, यहाँ सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है। हाइड्रोजन के यहाँ कितने एटम है, 2 × 2 = 4, 4 एटम है। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर, तो देखिए पूरे मॉलिक्यूल के बाहर 2 लिखा हुआ है और यहाँ ऑक्सीजन के पास कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन के सिर्फ कितने एटम होंगे, 2 × 1 2, तो 2 ऑक्सीजन के एटम यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो सोडियम के यहाँ हमने लिख लिए कितने हैं, LHS में ध्यान से देखिए 2 एटम है, RHS का भी हम काउंट करेंगे। फिर हाइड्रोजन के कितने एटम काउंट हुए, 4 एटम काउंट हुए, और ऑक्सीजन के कितने काउंट हुए, 2 एटम्स। अब हम RHS में काउंट करें, बताइए सोडियम के कितने एटम है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सोडियम के कितने हैं, 2 हैं, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन काउंट करिए, देखिए H यहाँ पर सिंगल अकेला लिखा हुआ है और पूरे के बाहर 2 है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, और प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, तो 2 + 2 4, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सोडियम दोनों तरफ ये क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो इस तरह से हम अपनी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप बार बार इसको देख करके रिपीट करके देखेंगे और इसमें हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है अपनी क्लास में उस डाउट को क्लियर कर लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।